तो ये सारे घोटालों में डायरेक्ट प्रधानमंत्री का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। देखो ये उद्घाटन जीवी प्रधानमंत्री है। उद्घाटन तो आपने देखा होगा वंदे भारत ट्रेन का, जहां से छूटती है वहां भी और दूसरे जगह जहां पहुंचती है वहां भी, दोनों जगह उन्होंने उद्घाटन किया। हालांकि एक्सीडेंट होता है, रेल हादसा, तो उस वक्त ये नहीं कुछ बोलते, पर उद्घाटन करने के लिए ट्रेन को दोनों सिरे पर पहुंच जाते। ऐसे प्रधानमंत्री या सरकार ये दावा करती है कि हमने 5-6 सालों में 360 विश्वविद्यालय बनाए, 13 IIM बनाए, 16 IITs बनाए, ट्रिपल IITs 9 बनाए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 16 यूनिवर्सिटी बनाए। कहाँ बनाया, कब बनाया, उद्घाटन किसने किया, कौन सी जगह पर किया, कौन से राज्य में किया, उसका सिलेबस कहाँ है, उसके प्रोफेसर कौन है, उनके VC कौन है, उस वक्त आप कहाँ थे, और फोटो क्यों नहीं प्रकाशित हुए। हमारे प्रधानमंत्री बोलते थे कि जिस देश की करेंसी गिरती है उस देश का चरित्र गिरता है, प्रधानमंत्री का चरित्र गिरता है, और वो प्रधानमंत्री नकारा होता है, काम का नहीं होता है। ये कहने वाले अभी लोग हैं, पब्लिक है। मैं एक बता देता हूँ आपको कि इन्होंने पेपर लीक जो किया है, पेपर लीक वाली एडुटेस्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी, वो मोदी जी का संरक्षण प्राप्त है। वो जो नीट की बात कर रहा था, इसमें मोदी जी के संरक्षण में, यह कंपनी यूपी, बिहार और उत्तराखंड में बैन है। उसके मालिक पेपर लीक मामले में जेल जा चुके हैं, जिसका नाम है विनीत आर्य। और यह सब जानते समझते हुए मोदी जी ने 8 करोड़ का ठेका उस कंपनी को उसके पिताजी, विनीत के पिताजी सुरेश चंद्र आर्य जी के नाम से, उनकी CSIR जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उसके चेयरमैन खुद प्रधानमंत्री होते हैं, उसका 8 करोड़ का ठेका दिला दिया, और फिर उन्होंने वही घोटाला किया जो पहले किया था। तो ये सारे घोटालों में डायरेक्ट प्रधानमंत्री का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। देश में बहुत कुछ हो रहा है। कुछ वो हो रहा है जिसकी उम्मीद थी और कुछ वो हो रहा है जिसकी उम्मीद नहीं थी। अभी जुमा जुमा 8 दिन जिसे कहते हैं ना मुहावरे में, वो अभी नई नई सरकार बनी है, और इस नई सरकार से ये कहा जा रहा था शुरू में कि मोदी जी की सरकार जो है वो मजबूर सरकार है, अब उनका गुरूर टूट चुका है और वो अब बहुत ही कमजोर हो चुके हैं। अब उन्हें नीतीश कुमार का और चंद्रबाबू नायडू का सहारा है, अगर उनमें से कोई एक भी पिलर खिसक जाए तो उनकी सरकार गिर जाएगी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो सारे मंत्रालय अपने पसंद के लिए, उसके अलावा स्पीकर अपनी पसंद का कर लिया, और बाकी और भी बहुत चीजें जो नए कानून आज से लागू हुए हैं, 1 जुलाई है जब हम बात कर रहे हैं, इस कानून को थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए, डिले करने के लिए कहा गया था, वो भी उन्होंने नहीं सुना। तो उनके हाव भाव में, तानाशाही में, मिजाज में कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही। क्या ये सरकार ऐसी ही चलेगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा RSS के प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा है कि जो मनुस्मृति के हिसाब से वर्ण व्यवस्था, यानी जो कास्ट सिस्टम है, उसी तरह से लोगों को काम मिले, उसी से देश में शांति होगी। क्या हिंदू राष्ट्र और मनुस्मृति ये सब लागू होने जा रही है कमजोर सरकार में भी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा अब हम मोदी जी दावे करते हैं हमने इतनी यूनिवर्सिटियां खोल दी, इतने IITs खोल दिए। हमें याद है बिहार में एक जगह बताया गया था कि यहाँ एम्स हॉस्पिटल खुल चुका, वहां जंगल के लोग फोटो भेज रहे थे। और भी कई इश्यूज हैं। इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान है अविनाश काकड़े जी, जो किसान सेवा संघ के अध्यक्ष हैं, नागपुर में रहते हैं, गांधीवादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं। आज वो मुंबई में है। उन्होंने मुंबई में रहते हुए पहुंचते ही हमारे लिए वक्त निकाला, हम उनके शुक्रगुजार हैं। अपने जो बाकी उनकी मसरूफियत है मुंबई में, उससे पहले हमसे बात कर रहे हैं, हमारे दर्शकों से बात कर रहे हैं। अविनाश काकड़े जी, आप ये बताइए कि मोदी जी को ये ताकत कहां से मिल रही है? आखिर क्या कुछ है? जितना कमजोर समझा जा रहा था वैसे कमजोर बिहेव तो नहीं कर रहे। आप इसे कैसे देख रहे हैं? जी नमस्कार।
आज कृषि दिवस है, कृषि दिवस की आपके दर्शकों को, आपको सबको बधाई। जी जी जी। मोदी क्या, आपने देखा होगा कभी कभी कमजोर आदमी ये दिखाने का प्रयास करता है कि मैं बहुत मजबूत हूँ। तो मोदी कभी हंसते नहीं थे, जो मोदी कभी इज्जत से किसी को रिसीव नहीं करते थे, जो मोदी कभी किसी की बात नहीं सुनते थे, वो सब उनको करना पड़ रहा है। ये वास्तविकता है। अब आप बोल रहे हैं कि उनको इतना सब होने के बाद भी वो अपने मनमार्जी तरीके से कारोबार कर रहे हैं। एक दिन की आदत जो होती है, जो आदत होती है आदमी को 10, 20, 25 साल की, 50 साल की आदत जो होती है, वो एक दिन में नहीं छूटती। जब चोटें पड़ना शुरू हो जाएगा तो वो आदत छूट जाएगी। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से उन्होंने अपना स्पीकर बनाया, वो स्पीकर उसी तेवर में बोल रहा है और उनको पता नहीं है कि स्पीकर ही सबसे कमजोर कड़ी है। क्योंकि एक आदमी, खाली एक संसद सदस्य अगर बोल दे कि हमारा इस पे विश्वास नहीं है, तो वो संसद में आएगा। उस वक्त वो स्पीकर नहीं रहेगा, कोई दूसरा स्पीकर रहेगा, प्रोटेम स्पीकर बनेगा या डिप्टी स्पीकर वहां खड़ा होगा। और उस वक्त अगर 30 लोग उसको अनुमोदन दे दे, मात्र 30 लोग अनुमोदन दे दे, और विरोधी पार्टी में आज के तारीख में 234 सांसद है, तो अगर 30 लोग अनुमोदन दे दे तो वो वोटिंग के लिए आएगा। बिना वोटिंग का जो स्पीकर बन गया, आवाजी मतदान से आपने देखा होगा कि दोनों तरफ का आवाज एक था। मगर कांग्रेस नहीं चाहती थी पंगा करना, पहले शुरुआत के दिन में पंगा करना नहीं चाहती थी। तो उन्होंने, स्पीकर ने जो माइक बंद करने का नाटक किया, जो उन्होंने हुड्डा को जिस तरीके से डांटा कि बैठ जाओ वगैरह वगैरह, तो ये स्पीकर की हैसियत क्या है ये सबको पता है। स्पीकर रिमोट है। अमित शाह जैसे रिमोट में बटन दबाएंगे वैसे उनका स्पीकर चलता है। और जितना मैंने कमेंट स्पीकर पर आ रही है सोशल मीडिया पर, जिस तरीके से क्रिटिसाइज किया जा रहा है स्पीकर को, तो आपको एक ध्यान में आएगा कि वो स्पीकर का सबसे मैंने बुरा काम है, बुरा काल चल रहा है इस वक्त। और वो सबसे बड़ी चोट जब अगर स्पीकर पे पड़ गई तो फिर उस वक्त मोदी कहाँ होंगे। रही बात जेडीयू की और चंद्रबाबू की, तो चंद्रबाबू को पवन कुमार जी ने ये बोल के मैनेज कर लिया है कि तुमको 25%, भारत के बजट का 25% तुम्हारे हिस्से आएगा। हालांकि उसको स्पेशल पैकेज बिहार को नहीं मिला, बिहार को कुछ नहीं मिला, ना मंत्रालय मिला, ना मिला वो मिला, पैकेज मिला। मगर बिहार के 12 सांसद हम खरीद सकते हैं, उनका ऑपरेशन लोटस कर सकते हैं, इसकी पूरी गारंटी है। और नीतीश कुमार जाने किस अज्ञात भय से उनके सामने दब गए। अभी मैं बताता हूँ आपको कि जो नीतीश कुमार है उनके जो सपोर्टर है वो बैकवर्ड है, वो जो अति दलित है, ये लोग उनके सपोर्टर है, मुस्लिम है, ये सपोर्टर है उनके। और ऐसे कंडीशन में उन्होंने उनके पार्टी का वर्किंग प्रेसिडेंट संजय झा बना दिया, लल्लन सिंह को दिल्ली की जिम्मेवारी सौंप दी। तो ये ऐसा लगता है कि आउटसोर्स कर दिया है पार्टी, जैसे उन्होंने किया था, नवीन पटनायक ने आउटसोर्स किया था। तो उसी तरीके से ये पार्टी आउटसोर्स हो गई है। और 240 के 252 कब बन जाएंगे बीजेपी, ये खाली काल का महिमा है कि कब बन जाएंगे। मगर जब 252 बन जाएंगे तो फिर आंखें खुलेंगी चंद्रबाबू की और बाकी जो लोग हैं, छोटी मोटी पार्टियां, 7 वाली, 5 वाली, 2 वाली, 1 वाली। तो उस वक्त अगर ये स्पीकर वाला मामला उड़ जाए तो फिर मोदी क्या करेंगे, इसका जवाब आज से मोदी को सोचना पड़ेगा। रही ईडी सीडी बीडी की बात, तो उससे आजकल डरना बंद कर दिया लोगों ने। अगर वो डर होता तो देख लीजिए कि कितने जगह वो भयभीत करके उनको अंदर करते। आप देखिए कि केजरीवाल जैसे आदमी एक इसमें छूटता है क्योंकि कोर्ट बोलता है इसमें कुछ नहीं, तो सीबीआई ले लेती। तो ये जो मामला है, और ये चर्चा आपातकाल पर करते, सबसे मेन बात है कि ये चर्चा आपातकाल पर करते। इनको आपातकाल समझ में आता है, किसको बोलते हैं आपातकाल। आपातकाल क्या था, क्योंकि देवरस तो उस वक्त माफी मांग के छूटने का प्रयास कर रहे थे। ये माफी वीर जो बाला साहब देवरस थे, ये वहां के येरवड़ा जेल में थे, और इन्होंने कई चिट्ठियां लिखी इंदिरा जी को कि हम तो जेपी के आंदोलन में शामिल नहीं, सामाजिक संगठन है, सांस्कृतिक संगठन है। और बाकी फायदा लेने की बात आती है तो ये बोलते हैं कि हमने राष्ट्र बनाया, हमने हिंदू सम्राट बनाया, हमने प्रधानमंत्री बनाया, ये हमारा स्वयं सेवक है। और जैसे ही स्वयं सेवक प्रदीप कुरूलकर निकल जाता है, जैसे ही स्वयं सेवक सावरकर निकल जाता है, जैसे ही कोई भी स्वयं सेवक, जो आपने देखा होगा कि इनका 1 लाख रुपए लेते हुए ये राष्ट्रीय अध्यक्ष पकड़ा गया था, तो उस वक्त ये बोलते कि स्वयं सेवक बिगड़ गए, क्योंकि ये गैर भरोसे का और गैर जिम्मेदार संगठन है, गैर रजिस्टर्ड संगठन है। तो इनको ये झूठ बोलने का कोई बहुत बड़ा फर्क इनके ऊपर नहीं पड़ता है।
तो इसीलिए इनको ये समझ में नहीं आता है कि आपातकाल क्या होता है, इस तरीके से आपातकाल आता है। मैं अभी आपातकाल पे आऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं ये समझना चाह रहा हूं, एक तरफ वो मोदी जी की मजबूती को आप कमजोरी बता रहे हैं, जो मजबूती वो जाहिर कर रहे हैं, और लेकिन दूसरी बात जो आपके नागपुर से आई है, नागपुर चूंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है, आज की सरकार की राजधानी वही है, तकरीबन नागपुर से फैसले होते हैं ये कहा जाता है। तो मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि जाति के आधार पर लोगों को काम मिलना चाहिए, देश में अमन शांति तभी रह सकता है। वो क्या कुछ है, मतलब मैं ये बात फिर से अंडरलाइन करके कह रहा हूं, मोदी जी अपनी पूरी तानाशाही दिखा रहे हैं हर चीज में, अब तक जो नजर आई है तीसरी बार सरकार बनने के बाद, और उनके सरपरस्त जो नजरियाती सरपरस्त हैं, जो आइडियोलॉग हैं, वो कह रहे हैं कि अब मनुस्मृति के हिसाब से लोगों को काम मिलना चाहिए। तो ये तो मजबूती की बात लग रही है, कमजोरी की बात नहीं लग रही कहीं भी। आप उसे कमजोरी बता रहे हैं, ये तो हिंदू राष्ट्र की तरफ नजदीक जाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लगता है आपको? देखो, दिया बुझते वक्त लौ फड़फड़ाती है, ये कहावत नहीं, ये सच्चाई है। और ये जो बता रहे हैं, इनको समझ में आ गया है कि 50 साल अब वनवास में जाने का समय है। मोदी जैसा प्रधानमंत्री होते हुए 240 सीटें आई, 400 का दावा था। तो ये लौ बुझ रही है, दिया बुझ रहा है। तो दिया बुझते वक्त जितना फड़फड़ाता है, जितना ज्यादा तेज रोशनी देने का प्रयास करता है, ये तेज रोशनी वाला काम है। इन्होंने जो बोला वर्ण व्यवस्था के अनुसार काम होना चाहिए, तो वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणों का काम है आटा बेसन मांग के शिक्षा देना, भीख मांगना, ये काम है। तो इन सबको, जितने सरकारी पदों पर आसीन हैं, जितने सब बड़े बड़े कंपनियों में आसीन हैं, जितने सारे लोग सरकारी महकमों में, प्राइवेट महकमों में, उद्योगों में उसमें कब्जा किए बैठे हैं, उनको सबको रिजाइन देना पड़ेगा। और इनको सबको फिर से वो माधुकरी मांगना बोलते हैं, महाराष्ट्र में बोलते हैं माधुकरी मांगना। इसमें आटा बेसन मांगा जाता है और उसके भरोसे आप जीवन यापन करते हो। तो क्या ये ब्राह्मणों को फरमान देंगे कि इस तरीके से आप जीवन यापन करो? इनके मानेंगे? उन्होंने बोला है कि महिलाएं जब से शिक्षित हो गई है, जब से हमारे देश में परिवार टूटने लग गए, तो इनके घर की महिलाएं सबसे ज्यादा शिक्षित है। क्या इनके घरों के महिलाओं की नौकरियां छुड़ा देंगे, शिक्षा छुड़ा देंगे? ये कथनी और करनी में फर्क वाला मामला है। और ये ज्यादा बढ़ चढ़ के इसलिए बोल रहे हैं कि ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम मजबूत हैं। हालांकि मजबूती इनकी समझ, यानी ये खुद समझ चुके हैं कि हमारे अभी हिंदुत्व के नाम से, हमारे अभी आपने देखा होगा कि एक गाय मार के, बछड़ा मार के डाल दिया था। उसने, किसी ने बोल दिया, वहां का वो कर्नल सिंह है कोई, जर्नैल सिंह, कर्नल सिंह, उसने बोला कि 2 लाख मुसलमानों को हम कत्ल कर देंगे। दूसरे दिन से माफी मांगते घूम रहा है क्योंकि एफआईआर दर्ज हो गई। तो ये इनकी औकात कितनी है, ये इनकी बात कितनी है। देखो, इनकी औकात होती है इतनी, एक हाथ ककड़ी और 7 हाथ बीज। मतलब एक हाथ ककड़ी है जिसके खेत में, वो बता रहा है कि उसका बीज जो था वो 7 हाथ था। वो बताने का जो प्रयास ये कर रहे थे, अभी ये धीरे धीरे उनसे पिंड छुड़ा रहे, क्योंकि उसके बाद में जो होना चाहिए था, उसके साथ लोग जमना चाहिए था, जो स्थानिक लोग थे, वो स्थानिक लोगों ने बोला ये साला कहाँ से आ गया, इसी शब्दों में बोला ये कहाँ से आ गया, ये फिर से यहाँ बवाल कर देगा, ये भाग जाएगा, ये दिखाई नहीं देगा कल से, और हमारे बीच में झगड़े लगा देगा। तो इस देश का हिंदू समझ चुका है, इस देश का हिंदू अब उद्वेलित होने को तैयार नहीं है, वो उस तरीके से रिएक्ट करने को तैयार नहीं। ये मोहन भागवत को समझ में आ गया। अब वो मुसलमानों का भय जो दिखा रहे थे, वो मुसलमानों का भय वह अभी रोजगार के सामने लोगों को लगता है कि ये बेकार का भय दिखाते हैं। रोजगार समाप्त हो रहा है, नौकरियां मिल नहीं रही है, बच्चों की शिक्षा नहीं हो रही है, क्योंकि शिक्षा के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, रोज ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। तो ये सारे जो मुद्दे हैं, इस पे अब लोग चर्चा करने लग गए हैं। इसलिए इनके जो हरकतें हैं, वो हरकतों का इति हो गया, मगर दिया बुझते वक्त जैसे फड़फड़ाता है, वैसा ये फड़फड़ा रहे। अच्छा, आपने दिया बुझने की बात की, भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस की। अब आज से जब हमारी बात हो रही है, ना मालूम हम लोग भी, यानी सोशल मीडिया वाले भी कब तक काम कर पाएंगे हमें नहीं मालूम, और जिस तरह से अपोजिशन भी उन्हीं के साथ साथ चल रही है पैरेलल, इसलिए बहुत ज्यादा उम्मीदें भी नजर नहीं आ रही हैं। यानी जहां जहां अटका सकते थे वहां सरकार को अभी अटका नहीं रहे। जैसे कि आपने कहा कि वो स्पीकर वाले मामले में साथ चले,
अब नए कानून लागू हो गए और उसमें ये कहा जा रहा है कि ये पुलिस जो है वो पुलिसिया सरकार हो जाएगी, पुलिस को बहुत ज्यादा इख्तियार दिए जाएंगे और जिसे एक तरह से पुलिस स्टेट कहा जाता है, शायद वहां तक बात पहुंच जाएगी। आज हम आप बात कर रहे हैं, लोगों तक कुछ बातें पहुंचा रहे हैं, कल हम वो बातें पहुंचा पाएंगे भी या नहीं मालूम। तो ये फिर मैं वहीं कह रहा हूं कि जो उनका एजेंडा है हिंदू राष्ट्र का, मनुस्मृति का, जो भी आप कहें, उस पर तो वो, और तानाशाही लाने का, उस पर वो अभी भी 240 के तादाद के साथ आगे बढ़ने का इशारा दे रहे हैं। क्या कुछ हो सकता है इनके मन में, कुछ उनके दिमाग में क्या कुछ हो सकता है? देखो ये 240 जो आए, 232 34 जो आए हैं, 234 इंडिया गठबंधन के, ये इंडिया गठबंधन को पता है कि ये पब्लिक ने दिया है, हमारे कोई हैसियत नहीं थी, वहां तक पहुंचने की थी नहीं और सीटें लाने की नहीं थी। तो ये पब्लिक का आक्रोश जब बढ़ेगा, क्योंकि इस वक्त कोई विरोधी पार्टी विरोध करके वो रुकने वाले नहीं है। आपका मीडिया बंद कर दे, आपका सोशल मीडिया बंद कर दे, आपके पेपर पे पहले ही सेंसरशिप है, लाइव मीडिया पर सेंसरशिप है। ये सेंसरशिप जितना ज्यादा बढ़ेगी उतना ज्यादा आक्रोश बढ़ेगा, क्योंकि अब लोग उसमें मुगालत में नहीं आने वाले हैं कि हिंदुत्व चाहिए और पाकिस्तान ये कर देगा, मुसलमान वो कर देगा। अभी हमारे लोग लिखने लग गए कि मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं हुआ, मुसलमानों के बच्चे अपने काम धंधे पे रहे, तुम्हारे बच्चों को काम धंधा नहीं है। ये जो बातें खुल के सामने आ रही है, तो ये समझ लो कि विरोधी पार्टियों को बहुत करने से कुछ हो गया नहीं, ये विरोधी पार्टियों को समझ में आता है। मगर जैसा ही इन्होंने, आपने बोला ये कानून आया नया, जैसा टेलीकम्युनिकेशन का एक नया कानून 26 जुलाई को आ गया, है ना, 26 जून को आ गए। तो 26 जून के उसमें आपके पर्सनल मैसेज और व्हाट्सएप मैसेज भी सरकार पढ़ सकेगी, पढ़ेगी तो एक्शन होगा, और एक्शन जैसा ही शुरू होगा, पब्लिक आक्रोश, पब्लिक क्राई बढ़ना शुरू हो जाएगा। दूसरा आपने ये बोला विधि आयोग ने जो नया जो कानून लाया, अभी इसमें आपको पता है एक सबसे बड़ा लफड़ा ये हो गया है कि अंग्रेजों को भी हमारा पीसीआर 15 दिन का चाहिए था, इनको 90 दिन का चाहिए पीसीआर। अब 90 दिन का पीसीआर में जैसे लोग फंसना शुरू हो जाएंगे तो विरोधी पार्टी चिल्लाएगी जरूर। अब बताइए कितने लोग फंसे हुए 15 दिन के पीसीआर में। साई बाबा, केशव दत्त मिश्रा, प्रशांत राही, महेश तिर्की, पांडु नरोटे, विजय तिर्की, डॉक्टर विनायक सेन, सोनी सूरी, सुधीर धवाले, अरुण परेरा, कोबाड़ गांधी, जैसे मैं 10 के नाम गिना रहा हूँ और 50 नाम है जिनको इन्होंने फंसा दिया है। और उसमें से जो छूटे हैं उनके ऊपर कोर्ट बोल रहा है कि कोई यही नहीं बनता, कोई गुनाह नहीं बनता, कोई एफआईआर करने का मतलब नहीं है, इनको इसमें इन्वॉल्व करने का मतलब नहीं है। ऐसे कितने लोगों के लिए बोला? तो इन्होंने संजय सिंह के लिए बोला, इन्होंने हमारे अनिल देशमुख जी के बारे में बोला, इन्होंने अभी अभी जिनको छोड़ा है वो छत्तीसगढ़ के, झारखंड के मुख्यमंत्री, उनके बारे में बोला। तो ये सब कोर्ट ऐसे बोलते जा रहे हैं और ये लोग फंसाते जा रहे हैं। तो ये समझ लो कि पब्लिक क्राई जितना पड़ेगा, मैं इसीलिए पहले शुरुआत में बोला कि ये 50 साल गर्त में जाने के, जैसे इन्होंने गांधी हत्या किए थे और 70 साल नहीं उभर सके, अभी जो हरकतें कर रहे हैं 50 साल इनका कहीं दिखाई नहीं देगा, नामो निशान नहीं दिखाई देगा, इसका मुझे विश्वास है पूरा। यानी 50 साल के लिए बीजेपी पॉलिटिकल सिनेरियो पर नहीं रहेगी। ये देखिए बहुत अच्छी बात है, आप काफी लोगों को उम्मीदें दिला रहे हैं। अब मैं आपको बीच बीच में रोक रहा था, देश में आपातकाल क्या है जो इस वक्त आप आपातकाल की बात कर रहे हैं? नहीं देखो, आपातकाल इसलिए कि इन्होंने संसद के पहले दिन इनके स्पीकर बोले, इनके राष्ट्रपति बोले, इनके सारे के सारे जो मंत्री थे उसके ऊपर हो हल्ला मचा रहे थे। इनको आपातकाल समझता है क्या होता है आपातकाल? और आपातकाल संविधान में निहित है हमारे। आपातकाल के 352, 356 और 360 ये धाराएं आपातकाल को लागू करती है। एक आपातकाल राष्ट्रीय होता है, एक राज्य का होता है। 356 का दुरुपयोग कितनी बार हुआ आपने देखा होगा, और 360 का वित्तीय दुरुपयोग जो उपयोग किया था इंदिरा जी ने, वो बैंकों के राष्ट्रीयकरण के वक्त किया था। मगर इन्होंने 15 दिन का समय मांगा था, नोटबंदी किया था। हालांकि वो प्रधानमंत्री के द्वारा लाया गया वित्तीय आपातकाल था, वो घोषित होना चाहिए था, मगर इनकी हैसियत नहीं है, आगे चल के ये कुछ नहीं करते, जिम्मेवारी लेके ये कुछ नहीं करते। आपने देखा होगा कि हमारे एयरपोर्ट यानी वो जो ये है कहाँ का, वो पठानकोट का,
पठानकोट के एयर बेस पे इन्होंने पाकिस्तान के गुप्त हेर घुसा दिए, उसका पूरा सुपरविजन करा दिया। इतने सेंसिटिव जगह पर ये काम किया इन्होंने, उसकी जिम्मेवारी लिया क्या? नहीं लिया। गांधी को मारा, जिम्मेवारी लिया क्या? नहीं लिया। कहीं भी कोई विस्फोट करते हैं ये लोग पकड़े जाते हैं, जिम्मेवारी लेते हैं क्या? नहीं, क्योंकि ये गैर जिम्मेवार लोग। और ये गैर जिम्मेवार लोग, ये आपातकाल भी इन्होंने अघोषित तरीके से घोषित किया। अभी मैंने जो 10 नाम गिनाए है, उसमें खालिद का नाम तो छूट ही गया, उमर खालिद का नाम। ये क्यों अंदर है? किस बात की सजा दे रहे हैं उनको? ये बाकी के हिंदू होंगे, वो एक मुसलमान भी है, तो ये सजा किस बात की दे रहे हैं? देखो, उस वक्त का आपातकाल इसलिए लगा था, इंदिरा जी ने लगाया था। मैं उसको जस्टिफाई नहीं करता हूँ, कोई आपातकाल को मैं जस्टिफाई नहीं करूंगा, जरूरत नहीं है मुझे आपातकाल को जस्टिफाई करने की। मगर उस वक्त 62 में एक आपातकाल लगा था, जब चाइना के साथ हमारा वॉर हुआ था। वो 26 अक्टूबर 62 से लेके 10 जून 1968 तक था। ठीक है। उसके बाद में जो दूसरा आपातकाल लगा, वित्तीय बैंकों का आपातकाल लगा, वो 1 साल चला। 71 का बांग्लादेश वॉर, जिसमें रोनाल्ड रेगन ने बताया था इंदिरा जी को कि डिस्टर्ब नहीं करना है, पाकिस्तान जैसा बोलता है वैसे होना चाहिए, और उसका विरोध अगर आपने किया तो हम आपका हमारा 7वां बेड़ा भेज देंगे। इंदिरा जी ने बताया कि 7वां बेड़ा भेज या 8वां भेज। हम विरोध में आ गए थे, टोटल विरोध में आ गए थे अमेरिका के और यूरोप के। ठीक है। उसके बाद में 74 में पोखरण का अणु विस्फोट करवाया मैडम ने, और वो अणुस्फोट करवाने से सीआईए जितनी एक्टिव होगी, ऐसा कहा जाता है उस वक्त कि ये जो हमारे मोरारजी देसाई है, उनको एक फॉरेन ऑथर ने लिखा कि ये सीआईए के एजेंट बन गए। हालांकि मैं नहीं मानता, इंदिरा जी ने भी उस किताब पर बैन लगा दिया था। मगर उस वक्त जो सिचुएशन हो गई थी कि 20-20 दिन रेल रोके जा रही थी, छात्र आंदोलन कुचले जा रहे थे, छात्र आंदोलन सारे भारत में फैल गए थे, और जेपी जैसे नेता पुलिस और सैनिकों को विद्रोह की अपील कर रहे थे। आपातकाल क्यों लगता है, किस लिए लगता है? जब सैनिक और पुलिस विद्रोह करने लग जाए तो शासन चलाना बहुत सिंपल बात नहीं रहती है। तो ऐसे वक्त में उन्होंने नेताओं को अंदर डाला था, मगर उनका कोई रिवेंज नहीं लिया था, उनके ऊपर कोई ऐसी फ्रॉड केसेस नहीं डाला था, वित्तीय घोटाले की केसेस या ऐसी कोई केसेस, क्रिमिनल केसेस नहीं डाला था। आपातकाल लगा था, उनको स्थानबद्ध कर दिया था। और इन्होंने जो लगा था आपातकाल, जिस जिसके ऊपर आप ये सब लोग चर्चा करते हैं, तो राजनारायण जी ने एक केस डाला था रायबरेली से। इंदिरा जी का चयन जो हुआ है वो गलत तरीके से हुआ। गलत तरीके क्या बताए थे कि पीएम ऑफिस के वाहन रायबरेली में पाए जाते हैं। आप बताइए, या आज तो पीएम जहां जाते हैं वहां उनकी वो बुलेट प्रूफ गाड़ियां और वो सब पीएम ऑफिस के पहुंच जाते हैं। इवन कलेक्टर उनकी व्यवस्था करते हैं, इवन सारा सरकारी महकमा भीड़ जमा करता है, इवन इनके लोग सारे सरकारी महकमे को कंट्रोल में रख के उनकी सभाएं सक्सेस कराने में प्रयास करते हैं। एक एक राज्यों में कितनी कितनी सभाएं होती है, 30-30, 40-40 सभाएं छोटे छोटे राज्यों में हो जाती है। तो ऐसे इसमें उस वक्त का क्या मॉरल हाई था कि उन्होंने घोषित किया था आपातकाल, और आज का अघोषित आपातकाल है कि सैकड़ों लोगों को इन्होंने अंदर डाल दिया, उसकी कोई सुनवाई नहीं। और ये अब नीति आयोग ला के ये चाहते हैं कि 90 दिन सुनवाई किसी की भी ना हो। मतलब आप और हमारे ऊपर कोई गुनाह नहीं है, मगर ये गुनाह बिना कुछ दर्ज किए अंदर ले लेंगे, और 90 दिन हम ये लगाते रहेंगे कि क्योंकि नया कानून आया है, 90 दिन हमारी सुनवाई नहीं होगी। तो ये मैं बताने के लिए आपको प्रयास कर रहा हूँ, आपके दर्शकों को प्रयास कर रहा हूँ कि जो माफी वीर लोग थे, आपको पता है माफी वीरों की परंपरा, तो उस आपातकाल में बाला साहब देवरस जी ने भी कई लेटर लिखकर, जेपी आंदोलन से हमारा कोई लेना देना नहीं, जेपी आंदोलन में हम इन्वॉल्व नहीं, रेल रेको से हमारा कोई लेना देना नहीं, ये माफी वीरों की परंपरा आगे चलाई। और फिर आने वाले जनता पार्टी सरकार में ये शामिल हो गए, तो मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू वाली जो है इनका काम, ये इन्होंने रेगुलर किया है। ये बताइए अविनाश काकड़े जी, मोदी जी ने अपनी बड़ी कामयाबियां गिनवाई थी, बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, आईआईएम हैं, क्या क्या हैं, वो दावे, उनके बारे में आपकी क्या क्या राय है, क्या कहना चाहते हैं? 10 साल उन्होंने सरकार चलाई है, और उन्होंने एक दिन में यूनिवर्सिटी और 2 दिन में आईआईएम, वो क्या क्या कहानी है, वो थोड़ा सा बता दीजिए लोगों को, ताकि लोगों को याद आ जाए कि अब क्या कुछ हम उम्मीद कर सकते हैं उनसे। देखो, ये उद्घाटन जीवी प्रधानमंत्री है। उद्घाटन तो आपने देखा होगा वंदे भारत ट्रेन का, जहां से छूटती है वहां भी, और दूसरे जगह जहां पहुंचती है वहां भी, दोनों जगह उन्होंने उद्घाटन किया। हालांकि एक्सीडेंट होता है, रेल हादसा, तो उस वक्त ये नहीं कुछ बोलते,
और उद्घाटन करने के लिए ट्रेन को दोनों सिरे पर पहुंच जाते। ऐसे प्रधानमंत्री या सरकार ये दावा करती है कि हमने 5-6 सालों में 360 विश्वविद्यालय बनाए, 13 IIM बनाए, 16 IITs बनाए, ट्रिपल IITs 9 बनाए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 16 यूनिवर्सिटी बनाए। कहाँ बनाया, कब बनाया, उद्घाटन किसने किया, कौन सी जगह पर किया, कौन से राज्य में किया, उसका सिलेबस कहाँ है, उसके प्रोफेसर कौन है, उनके VC कौन है, उस वक्त आप कहाँ थे और फोटो क्यों नहीं प्रकाशित हुए, ये सवाल है। हाँ, आप इतने लंबे सवाल कर रहे हैं। आपको याद है वो डिग्री की कहानी शुरू हुई थी मोदी जी के, और मोदी जी से यह पूछा गया था कि आप अपने कुछ क्लासमेट्स के नाम बताइए या आप अपने प्रोफेसर्स के नाम बताइए, तो वो कहीं कुछ बता नहीं पाए थे। और फिर वो दिल्ली, मैं तो यही बोल रहा हूँ कि नहीं सिलेबस बताइए ना, एंटायर पॉलिटिक्स जैसा सिलेबस है क्या सारी यूनिवर्सिटियों का? नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, जब वो बाद में ये बात खुल के सामने आई कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक डिग्री भी छाप करके दे दी, लेकिन झूठ कैसे सामने आया वो बड़ा दिलचस्प था। जिस साल की डिग्री थी उस साल में कंप्यूटर से प्रिंट नहीं होती थी, वो कंप्यूटर से प्रिंट हुई भी दे दी। मुझे भी याद है, मेरी भी 2-3 डिग्रियां वहां से हैं, वो हाथ से लिखी होती थी उस जमाने में। लेकिन मोदी जी के पास, तो अब ये बताइए, अब ये नहीं, अब नहीं, इसको सपोर्ट मैं कर देता हूँ। जब रेलवे स्टेशन नहीं था तो चाय बेचा कि नहीं उन्होंने? बेचा कि नहीं बेचा, सच बताइए। हाँ, लोग तो मानते हैं सब, लोगों को यकीन तो आता है। जब तालाब नहीं था तो उन्होंने वो मगरमच्छ पकड़ा कि नहीं पकड़ा? हाँ, जब 34 साल 35 साल भीख मांगा तो फिर उन्होंने शिक्षा कब ग्रहण किया? यूनिवर्सिटी में एंटायर पॉलिटिक्स का कोई सिलेबस है क्या? अच्छा, आप बताइए। तो अडानी जी के फोटो इंटरनेट से भेज सकते हैं क्योंकि इंटरनेट उससे 10 साल बाद इजाद हुआ। तो इंटरनेट से जो कलर फोटो भेज सकते हैं और चमत्कृत कर सकते हैं अडवाणी जी को कि भैया इतना ऐसे कैसे भेज दिया, दूसरे दिन मैं दिल्ली पहुंचने के पहले पेपर फोटो कैसे छप गए। और वो बहुत ही इससे नम्रता से बताते हैं कि मैंने इस वक्त इंटरनेट भी था मेरे पास में, कंप्यूटर भी था मेरे पास में। तो ये सब जो कहानियां हैं, ये कहानियों से देश फेडअप हो चुका है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये काल के गर्त में समाने वाले हैं। मैंने अभी 2-3 दिन पहले उनकी कोई एक वीडियो देखी जिसमें वो एक इंटरव्यू में कह रहे हैं कि मेरे पास एक ऐसा गैजेट था, शायद वो कैमरे की बात कर रहे हैं, और मैंने अमेरिका जाकर के कहा कि ये वाला क्या आपके पास है इससे एडवांस? तो वो देख करके कहने लगा ये क्या चीज होती है, हमारे पास तो ये भी नहीं है, आप एडवांस की बात कर रहे हैं। और वो मोदी जी के पास था। लेकिन देखिए साहब, एक बात तो माननी पड़ेगी, आदमी के पास हुनर तो है, झूठ बोलने का इतना अच्छा सलीका है, मतलब इतना के लोगों को यकीन आ जाए, बाद में कुछ सोचें कुछ। अच्छा, आप एक चीज, चलिए थोड़ा सा लाइटर मूड में बात कर लेते हैं। अगर आदमी कोई जोक सुनाता है, जब आप जोक सुनते हैं जो इमीडिएट हंसी आती है, अगर अगले 1 मिनट में दोबारा गौर करें, यार ये तो वैसे ही है, ये तो झूठ बोल रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्या ऐसे हो सकता है, जैसे ही ये बात सवाल दिमाग में आता है तो पता चलता है ये तो ऐसे ही हमें जो है वो टहला रहा था, बहका रहा था। तकरीबन ऐसी हालत पूरे देश के लोगों की कर दी। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा और आगे जाना चाहता हूं। ये बातें तो मोदी जी 10 साल हमने जोक सुने हैं। आप बोल रहे 5 मिनट बाद समझ में आता है कि वो जोक था। अब 10 साल में तो समझ में आ ही गया ना सबको, जी नहीं आया अभी? हाँ, अब समझ में आ गया कि जोक थे। बिल्कुल ये समझने की बहुत जरूरत है। अच्छा, लोग जब पूछते हैं ना, उनके भक्त लोग जो पूछते हैं कि राहुल गांधी ने बोला था 8,500 रुपए कहाँ है, तो लोग पूछने लग गए कि 15 लाख खत्म हो गए क्या? हाँ, 15 लाख खत्म हो गए, लाइन में कर रहे हो। जी। अब लोग अब पूछने लग गए क्योंकि उनको पता था ये सब जोक करता है। अच्छा, कितनी यूनिवर्सिटियां कितनी बताई थी, जरा थोड़ा सा दोहरा दीजिए ताकि लोग कम से कम उस जोक को ढूंढ तो लें, कहाँ क्या था। 360 विश्वविद्यालय, 13 IIM, 16 IITs, 9 ट्रिपल IITs, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 16 यूनिवर्सिटी। मुझे नहीं पता है कहाँ है। अच्छा, वैसे इसमें कितने % झूठ होगा? कुछ तो बनी होंगी या बिल्कुल ही नहीं बनी? 100% झूठ है। 100% झूठ है। ये कमाल है।
ये कमाल है वाकई। और देखिए, ये आदमी ये सब बोल करके वोट ले लेता है और वोट देने वाले दे देते हैं और बाद में पता चला ये तो धोखा हो गया। अच्छा, नहीं, उसके बाद में भी आपको पता है कि वोट दिया है कि वोट लिया है, इलेक्शन कमीशन का कितना योगदान है, मीडिया का कितना योगदान है, बाकी का कितना योगदान है, आपको पता है। अच्छा, अच्छा, एक बात बताइए, आपने ये वाली बात तो छेड़ ये दी। बोल रहे थे, जिम्मेवार पत्रकार बोल रहे थे कि मीडिया अगर सच बोल देता है तो 70 सीटें ऐसी ही कम हो जाती। अगर मीडिया बोलता है कि कांटे की लड़ाई चल रही है तब भी कम हो जाती 50 सीटें। हाँ, तो ईमानदार मीडिया ईमानदारी से बात नहीं कर रहा था, वो बेईमानी कर रहा था। अब बेईमानी करके फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपने देखा होगा एग्जिट पोल के बाद में मीडिया की विश्वसनीयता समाप्त हो गई है। अच्छा, अब अब एक उन पे बात, कोई अच्छा, विश्वास करने को अच्छा, तैयार नहीं। अच्छा, एक बात बताइए कि क्या आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन की अच्छी खासी जो कामयाबी हुई है, सरकार बनाने के काफी नजदीक आ गए थे, ये बड़ी बात है, अपोजिशन मजबूत हुआ है। आपको क्या लगता है कि आने वाले जो असेंबली इलेक्शंस होंगे अलग अलग स्टेट्स में, उसमें भी इंडिया गठबंधन एक साथ रह करके बीजेपी को पिछाड़ने की कोई कोशिश करेगा या ये लोग आपस में लड़ना शुरू कर देंगे? नहीं, अभी इनको ये लग गया है कि हम अगर इकट्ठा नहीं हुए तो जेल में होंगे। तो जेल में तो जाना नहीं चाहते, हालांकि डर नहीं रहे जेल में जाने से, मगर जेल में नहीं जाना चाहते। उनको पता है कि इकट्ठा रहेंगे तो जेल नहीं भेजेगा ये। तो ये बात ध्यान में आ गई है, इसलिए सब के सब मिल के लड़ेंगे। हो सकता है 2-5% सीटों पर एक दूसरे के विरोध में कुछ हो जाए, कोई कैंडिडेट लड़ जाए, कुछ जैसा हमारे यहाँ सांगली में हुआ था। शिवसेना ने अपने कैंडिडेट लड़ाया, वो तीसरे चौथे नंबर पे आ गया और कांग्रेस का विद्रोही वहां जीत गया, क्योंकि वो कांग्रेस की पहले से सीट थी। वसंत दादा पाटिल से लेके तो उस जमाने से लेके वो कांग्रेस का गढ़ रहा है। तो ऐसा हो सकता है कुछ जगह पर, मगर ये नहीं हो सकता है कि अभी अलग अलग होके और बीजेपी को जगह दे दे, जीतने की जगह दे दे, इनको सांस लेने की जगह दे दे। पब्लिक जब रिएक्ट कर रही है, पब्लिक ने मुझे एक मेरे दोस्त ने भेजा कि एक अफगानी रुपया 1 रुपए 20 पैसे इंडियन रुपए के बराबर हो गया। हमारे प्रधानमंत्री बोलते थे कि जिस देश की करेंसी गिरती है उस देश का चरित्र गिरता है, प्रधानमंत्री का चरित्र गिरता है, और वो प्रधानमंत्री नकारा होता है, काम का नहीं होता है। ये कहने वाले अभी लोग हैं, पब्लिक है। मैं एक बता देता हूँ आपको कि इन्होंने पेपर लीक जो किया है, पेपर लीक वाली एडुटेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी को मोदी जी का संरक्षण प्राप्त है। वो जो नीट की बात कर रहा था, इसमें मोदी जी के संरक्षण में यह कंपनी यूपी, बिहार और उत्तराखंड में बैन है। उसके मालिक पेपर लीक मामले में जेल जा चुके हैं, जिसका नाम है विनीत आर्य। और यह सब जानते समझते हुए मोदी जी ने 8 करोड़ का ठेका उस कंपनी को उनके पिताजी, विनीत के पिताजी सुरेश चंद्र आर्य जी के नाम से, उनकी CSIR जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उसके चेयरमैन खुद प्रधानमंत्री होते हैं, उसका 8 करोड़ का ठेका दिला दिया और फिर उन्होंने वही घोटाला किया जो पहले किया था। तो ये सारे घोटालों में डायरेक्ट प्रधानमंत्री का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। बात को ये गंभीरता से समझे कि प्रधानमंत्री का अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड में वो चंदा दो और ठेका लो, उसमें कितने ब्रिज गिर गए, कितने जगह के एयरपोर्ट तबाह हो गए, राम मंदिर, रामपथ सब तबाह हो गया, अयोध्या रेलवे स्टेशन तबाह हो गया, राजकोट का अभी 2 साल पहले 3 साल पहले बना हुआ एयरपोर्ट उखड़ गया पूरा। तो ये सब मामले जब सामने आ रहे हैं तो इनको बहुत मुंह छिपाने और मुंह दिखाने लायक जगह नहीं बची है। अब ये जितने दिन है ये काल का दिन हानि कर रहे हैं। हमारे यहाँ काल बोला जाता है मृत्यु को, मृत्यु के देवता को भी काल बोलते हैं और समय व्यतीत करने को भी काल बोलते हैं। तो ये काल के चक्कर में अब फंस चुके। काल के चक्कर में फंस चुके। अब बहरहाल वो जो एक डर लोगों में है, मैं फिर यही कह रहा हूँ कि संविधान का डर पहले से ही लगता था। अब भी संविधान, जय संविधान बोला तो किस तरीके से बावले हो जाते हैं इनके सभापति स्पीकर महोदय। तो इसका खामियाजा भाई नहीं भुगते क्यों? अब देखिए अपोजिशन किस तरह से बिहेव करता है अब आगे संसद के अंदर, और क्या कुछ सरकार कैसे आगे बढ़ती है, और आखिर कौन सा वो उन्होंने जिसे कहते हैं ना उस्तादी का कौन सा गुर सीखा हुआ है कि कमजोर होने के बावजूद तानाशाह जैसे नजर आए, ऐसी वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप कहते हैं कि काल में फंस चुके हैं मोदी जी
और आने वाले वक्त जो है वो बिल्कुल उनके लिए कंफर्टेबल नजर नहीं आता। और आपने ये भी बताया कि नीट में जिसमें करोड़ों परिवार और बच्चे उनका भविष्य जो है वो अंधकार में करने की बात है, उसके अलावा 70 से ज्यादा वो जो पेपर बच्चे फंसे हैं ना, वो बच्चे जो फंसे वो मध्यम वर्ग के और उच्च मध्यम वर्ग के हैं। इसमें 90% बीजेपी समर्थक है, क्योंकि उनके ऊपर भूत का मैंने ये जो हिंदुत्व का भूत सवार हो गया था, उनके बच्चे फंस गए। जी 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 व्यापारी फंस गए थे, अभी हाँ इनके बच्चे फंस गए। तो हाँ अभी इनको वोट कौन देगा? ठाकुर पहले ही से ही उनके विरोध में चला गया था। ब्राह्मणों को समझ में आ गया कि हमारा इसमें कुछ नहीं है। तो अब इनको वोट कौन देगा? ये दूरबीन लेके ढूंढना पड़ेगा अगले इलेक्शन में। जी 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 दूरबीन लेकर के ढूंढना पड़ेगा। और ये तो अपना हिंदू राष्ट्र और मनुस्मृति और ये सब कहानियां सुना रहे हैं। क्या कुछ होगा आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, आपने मुंबई में रहते हुए भी हमें समय दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।